पार्लियामेंट को ये पावर जब दी गई आर्टिकल 11 के तहत कि आप अपने कुछ लॉ बना सकते, तो पार्लियामेंट एक नया लॉ लेके आया जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ ईयर 1955। ये एक एक्ट आ गया। अब ये 55 में एक एक्ट लेके आ गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो 55 में एक्ट लेके आया था उसमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती थी या सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है। पता है ना आर्टिकल 11 में क्या लिखा था? एक तो कैसे मिलेगी और कैसे जाएगी, इस पे लॉ बना सकते हो, तो पार्लियामेंट ने इस पे लॉ बनाया। सिटीजनशिप एक्ट में पार्लियामेंट ने दो चीजें लिखी, एक वो लिखी कि कैसे एक्वायर की जा सकती है सिटीजनशिप, दूसरी उन्होंने ये चीज लिखी कि सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकती है आपकी। ये दोनों चीजें लिख के पार्लियामेंट ने आपके सामने रख दिया। और आप जानते हो फिर क्या हुआ? फिर पार्लियामेंट ने इसके बाद इसमें कोई भी ये नहीं किया, हम कहेंगे इसमें कोई चेंज ना करते हुए पार्लियामेंट ने फिर सिर्फ एक ही चीज की, वो किया सिर्फ इसमें अमेंडमेंट्स। और अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने कौन से ईयर में किया है इस एक्ट में? 2019। वेरी गुड। आज का आपका टास्क लिख लेंगे, आपको आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2019 पढ़ना है। पढ़ना अगर आपको नहीं है तो आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देख के उसे कवर कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2019। अब मैं मेरे ही वीडियो देखने की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने क्या बताई है मुझे नहीं पता, बट मैंने जो चीजें बताई है मेरे वीडियो में वो उतनी बताई है जितने आपके लिए एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। ना कुछ एक्स्ट्रा बहुत ऐसी बताई है मैंने जो आपको कंफ्यूज करेगी, ना ऐसी बताई है जो बहुत कम होगी। मैंने परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को आज आपको देखना है, वीडियो नहीं देखना है तो आपको खुद से पढ़ना है, तो आप खुद से पढ़ भी सकते हो। सो आज आपका टास्क है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2019 को पढ़ना है, और जो भी आपको डाउट आएंगे वो कल मुझे पूछना है उस एक्ट में। और इसी के कारण पार्लियामेंट जो सिटीजनशिप है ये न्यूज में रहा है ये टॉपिक। तो चलिए सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ लेते 1955 को। बट इसको पढ़ने के पहले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 5, 6, 7, 8 ये आर्टिकल्स को माइंड से निकाल लो, बट मैं ये बोलूंगा कि इन आर्टिकल्स को आप माइंड के एक कोने में सेट कर लो, क्योंकि आपको इनको इनके साथ कंपेयर नहीं करना है। अब आप ये मत सोचो नहीं वहां तो कुछ अलग लिखा था, यहाँ कुछ अलग लिखा है, ऐसा कैसा? तो वो अलग वाली चीजें पहले की थी, ये अलग वाली चीजें आज की है, ये याद रखना है। तो चलिए शुरू करते सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ना। एक चीज आपको बताऊंगा कि गर्मी काफी बढ़ रही है, जिन जिन के एरियाज में बहुत गर्मी है वो पानी अच्छे से कंज्यूम करते रहे। इन बिटवीन लेक्चर्स आपको अपनी बॉटल्स हाथ में रखनी है, साथ में रखनी, और इसके थ्रू आपको पानी हमेशा पीते रहना है। आपको हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखना है, इसी से आपको एनर्जी मिलेगी और इसी के चलते आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के साथ। तो जब यहाँ पे शुरुआत की जा रही है तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो एक बार सिर्फ मुझे इतना बताइए, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना कुछ इसमें? हाँ चलिए। तो अब क्योंकि ये बहुत काम का टॉपिक है, बहुत ही काम का, इतना काम का टॉपिक है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत है। अब मैं इस एक्ट में जाने के पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्विजिशन को लेके, यानी कैसे कैसे एक्वायर करेंगे और लॉस कैसे होती है, इसको लेके कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। और वो जो चीजें हैं, वो जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। एक्वायर आप कितने तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है बाय बर्थ, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है। यहाँ पे जो मैं टेबल बना के दे रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन जाता है कि इंडिया में कितने तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। सो इन इंडिया सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, है ना, एक्वायर्ड इन 5 ways. फर्स्ट वे is by birth, second way is by descent, थर्ड जो होता है उसको हम कहेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इसके ऊपर। फिफ्थ वे इज बाय नेचुरलाइजेशन, and sixth way and the final way is by incorporation of territories। यानी सबसे इजी है इनकॉर्पोरेशन वाला। ऑडिबल नहीं है? बाकी लोगों को है? ओके आप ऐसा कीजिएगा कि आप रिजॉइन कीजिए। फिरोज जी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप रिजॉइन कीजिए मीटिंग को।
ओके, सो आवाज आपने रिज्वाइन कर लिया? हाँ, रिज्वाइन किया फिरोज जी? ऑलराइट, सो यहां पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 वेज। अब 5 वेज आपको पढ़ने हैं। लॉस के लिए है और भी तरीके, वो मैं आपको लॉस में भी पहले ही बता देता हूं। बाय रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन। ये हाँ, रजिस्ट्रेशन से मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि तरीके का नाम, जैसे नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बस यहाँ पे अभी इन सब पे डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने आपको तरीके बताए। लॉस में अगर हम आएंगे तो 3 तरीके, पहला है बाय रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन, और तीसरा जो तरीका है वो है बाय डेप्रिवेशन। अब हम ये सब तरीके को अच्छे से यहाँ स्टडी करते एक एक करके। तो अभी आपको आवाज आ रही है फिरोज जी? यस, चलो तो चलिए हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीके से याद रखना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बर्थ पे सबसे पहले आते हैं। अब बाय बर्थ में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी ईयर्स दिखेंगे, अब मैं पहले ही आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, और मेरे इंस्ट्रक्शन ये है कि अभी आपको जो भी ईयर्स दिखेंगे वो ईयर्स कैसे बने, या आपके माइंड में अगर सवाल आ रहा है तो मैं ये बताऊंगा कि वो ईयर्स इसीलिए बने हैं क्योंकि तब अमेंडमेंट होते गए। जब अमेंडमेंट होते गए नए नए ईयर्स ऐड होते जाएंगे। जैसे पहले अगर उन्होंने 1950 की बात की होगी तो 1950 इसलिए क्योंकि 55 के लिए उन्होंने 50 को पकड़ा था। उसके बाद आप कहोगे कि 1987 यहाँ पे ईयर आ गया, क्यों? क्योंकि 1987 में और चेंज किया। 1987 के बाद 2004 ईयर आ गया, क्यों? क्योंकि 2004 में और उन्होंने चेंज किया। जब अमेंडमेंट होंगे वैसे वैसे वो ईयर्स को ऐड करते हुए चलेंगे, इसीलिए वो ईयर्स वहां पे आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अलग अलग ईयर्स में सबसे पहले हम आते हैं बाय बर्थ। तो हम देखते हैं कि बाय बर्थ आप सिटीजन कैसे बन सकते हो। बाय बर्थ सिटीजन बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तो आपको 3 ईयर्स यहाँ याद रखना है। एक है 1950 से 1987, दूसरा है 1987 के बाद, और तीसरा है 2004 के बाद। तो बाय बर्थ वाले में उन्होंने जब अमेंडमेंट किए वो ईयर्स यहाँ ऐड होते गए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कि यही ईयर क्यों? ये ईयर इसीलिए क्योंकि उस ईयर में उन्होंने ये वाले स्पेशली ये वाले इसमें चेंज किए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1987 नहीं दिख रहा, क्योंकि बाय डिसेंट में उन्होंने चेंज नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा। 2004 भी यहाँ दिख रहा और यहाँ भी 2004 दिख रहा क्योंकि 2004 में दोनों में अमेंडमेंट किए, इसीलिए ये ईयर होते हैं। अब यहाँ पे ईयर के चलते हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं इसमें आपको ये बता देता हूं कि किस तरह से यहाँ पे हमको ये चीजें पता करनी है। सबसे पहले 26 जनवरी, अब 26 जनवरी क्यों कंसिडर किया है ये आप मुझे बता सकते हो इजीली? क्यों? यस, पूरी तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे जो डेट उन्होंने कंसिडर की वो 26 जनवरी से कंसिडर किए, और जुलाई 1987 इसलिए क्योंकि तब अमेंडमेंट हो गया था। तो उन्होंने ये बोला था कि 1 जुलाई तक 1987, अब पहले तो ये नहीं बोला होगा अमेंडमेंट होने के पहले, अमेंडमेंट होने के बाद उन्होंने लिखा होगा ये डेट, क्योंकि इसके बाद वालों के लिए अलग ही कुछ हो गया। अब जो लोग 26 जनवरी से 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में जिनका बर्थ हुआ है, उन लोगों के पेरेंट्स की नेशनलिटी नहीं देखी जाएगी, उन बच्चों को डायरेक्टली इंडिया का सिटीजन बना दिया जाएगा। डेट 1950 से 1987 तक। मुझे लगता है आप में से शायद कोई इसमें नहीं आता होगा, या फिर आता भी होगा। उन लोगों के जो आ रहे हैं इस डेट के पहले, जिनके बर्थ डेट, उन लोगों के पेरेंट्स की सिटीजनशिप नहीं देखी जाएगी। आपका बर्थ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, सिटीजन बन जाइए, बात खत्म कीजिए। अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, उन बच्चों का हमें उनके पेरेंट्स की भी नेशनलिटी की जरूरत है। सबसे पहले उन बच्चों का, तो ये आपको ये डेट में शायद आप आ रहे होंगे, इसमें बहुत सारे लोग 1 जुलाई 1987 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपका बर्थ तो इंडिया में होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया की नेशनलिटी उसके पास होना चाहिए जब आपका बर्थ हुआ। यानी अभी मेरा बर्थ हुआ अगर इस ईयर के बाद, तो कब तक? यहाँ से लेके 2004 तक अगर मेरा बर्थ हुआ तो वो देखेंगे हाँ आपका बर्थ हुआ है, ठीक है।
आपका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए और आपके किसी पेरेंट्स की एक की नेशनलिटी बताइए कि वो इंडियन है। अब मैंने बोला मेरे फादर के पास तो नहीं है नेशनलिटी, चलो मेरे मदर के पास है, ठीक है ये लो मेरे मदर की नेशनलिटी, देखिए ये इंडियन है, ठीक है आप सिटीजन बन गए। ये यहां पे हो गया था। अब तीसरी बात उन्होंने और एक ऐड की 2004 में, एक अमेंडमेंट के साथ एक चीज ऐड की। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चे हैं जिनका बर्थ 3 दिसंबर 2004 के बाद हो रहा है, वो इंडिया के सिटीजन तभी बन सकते हैं जब उनके मदर और फादर दोनों इंडियन हो। पहली बात, एक तो दोनों इंडियन होने चाहिए, नहीं है तो एक इंडियन चलेगा, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट का मतलब है कि विदाउट परमिशन इंडिया में आया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो प्रोसीजर है आने की, वीजा, पासपोर्ट, जो भी चीजें होगी वो सब उसने फॉर्मेलिटीज करके ही वो इंडिया में आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यानी वो बजरंगी भाईजान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बजरंगी भाईजान इलीगल माइग्रेंट रहते हैं, वैसा ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। यानी आप यहां समझ रहे हो कि एक तो दोनों इंडियन होने चाहिए, नहीं है तो एक इंडियन और एक लीगली इंडिया में माइग्रेट हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तो ही वो बच्चे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो लोगों का बर्थ इंडिया में 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ये हो गया, हम कहेंगे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब अगली बात ये, जैसे हमारे यहाँ पे एम्बेसी, हमारे इंडिया की एम्बेसी हर देश में, वैसे फॉरेन कंट्रीज की रहती होगी। फॉर एग्जांपल यूएसए का कोई व्यक्ति यूएसए के एम्बेसी में इंडिया में काम कर रहा है, अब उसको इंडिया में उसको कोई बच्चे का बर्थ हो गया तो क्या वो इंडिया का सिटीजन बनेगा? तो वो नहीं बन सकता। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स जिनकी पोस्टिंग इंडिया में हुई है, या एनिमी एलियंस जो है, वो सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते। अगर कोई घूमने आ गया, घूमने आने के बाद उसको कोई बच्चा हो गया इंडिया में ही, तो बोलेगा कि वो तो बॉर्न इन इंडिया है, तो क्या वो इंडियन बनेगा? तो वैसे भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी नेशनलिटी वैसे भी इंडियन नहीं है, उसके किसी फादर या मदर हो तो फिर वो बन सकता है। इट इज ओके। तो ये है बाय बर्थ। क्लियर हुआ बाय बर्थ सबको? यस। चलो ये बहुत अच्छी बात है। 2 ही लोगों की आवाज आई, बाकी लोगों की आवाज यस। चलो यहाँ पे जो है 1987 एक ईयर है, दूसरा ईयर है 2004, बस इतने आपको याद रखिए। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो आपको याद ही रहेगा। तो एक है 1950 से 1987, एक है 1987 से आप 2004 कह सकते हैं, और एक आप कह सकते हैं 2004 के बाद। अभी ये बाद वाला जो यहाँ कोई ईयर तब लिखा जाएगा जब इसमें कभी अमेंडमेंट करेगी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इसमें अगर 2025 में अमेंडमेंट कर दी तो फिर 2025 तक ऐसा लिखेंगे, ऐसा है। तो ये है एक्विजिशन बाय बर्थ। आई थिंक कि आप सब लोग बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन हो, आई थिंक सो। तो आप में से कोई ऐसा है जो बाय बर्थ ना हो कि किसी और तरीके से इंडिया का सिटीजन बना है? तो ऐसा कोई नहीं है, सब लोग आई थिंक बाय बर्थ है। चलिए, तो बाय बर्थ के बाद आते हैं बाय डिसेंट। अब बाय डिसेंट में क्या होता है? बाय डिसेंट यानी ऐसे लोगों के लिए है जिनका बॉर्न आउटसाइड इंडिया हुआ है, ये उनके लिए बॉर्न इन इंडिया, ये उनके लिए जो बॉर्न आउटसाइड इंडिया। अब बॉर्न इन इंडिया और बॉर्न आउटसाइड इंडिया में भी ईयर जो कंसिडर किए गए, यहाँ 1987 है तो यहाँ 1992 है। अब 1950 से, डेट तो 26 जनवरी के आपको पता है, तो 10 दिसंबर 1992 तक जिन बच्चों का बर्थ अब इंडिया के बाहर हुआ है वो इंडिया के सिटीजन बाय डिसेंट बन सकते हैं, बट उसके लिए उनके फादर इंडियन होना जरूरी है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो बच्चों का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है इंडिया के बाहर, वो लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं जब उनके फादर ना होके मदर भी चलेगी। यानी ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मदर या फादर में से कोई एक अगर इंडियन है तो फिर वो सिटीजन बन सकते हैं बाय डिसेंट। बाय बर्थ तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि इंडिया में बॉर्न ही नहीं हुआ है। तीसरा, जो बच्चों का बर्थ 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है वो बच्चे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, बट उसके लिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। यानी आपको मैं बता चुका, इंडियन कॉन्सुलेट आपको पता है कि इंडियन कॉन्सुलेट यानी वहां पे जो भी इंडिया का जो ऑफिस होगा या जो भी
वहाँ पे हम कहेंगे एम्बेसी होगी, वहाँ जाके डिप्लोमेट्स के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ करना पड़ेगा। 1 साल के भीतर अगर आप अपने बच्चे को, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए आप फॉरेन में सेटल हो गए, यूएसए में आप सेटल हो गए कल जाके, अब वहाँ पे आपको कोई बेबी हुआ, उस बेबी को आप चाहते हो कि वो इंडिया का सिटीजन बने, तो आपको तुरंत 1 साल के भीतर जाके वहाँ के ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे को मैं इंडिया का सिटीजन बनाना चाहता हूँ, तो फिर वो बन सकता है। आज की डेट की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये है, ये 3 चीजें इसमें आती हैं। पहले फादर की देखी जाती थी, बाद में किसी की भी चलती है, दोनों की। अब दोनों में से किसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए 1 साल वाला, है ना। ये 3 चीजें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। तो बाय डिसेंट क्लियर, यस क्लियर हो गया आपको। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, ये क्लियर होने के बाद एक आपको इसमें पॉइंट बताता हूँ। आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है पता है आपको? वहाँ पे आपको राइटिंग में ये लिखना पड़ता है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो किसी भी देश का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है, यानी वो कहीं का भी सिटीजन फिलहाल नहीं है, तभी आपको वो इंडिया का सिटीजन बनने का अधिकार देंगे आपके बच्चे को। ऐसा यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ है। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी एक कंट्री का पासपोर्ट है तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते जब तक आप वहां पे उसकी सिटीजनशिप नहीं छोड़ते। ये याद रखना, बस ये हो गया। अब मैं छोटा था, मैं मेरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति छोटा था, छोटा होने के बाद मेरे मदर या फादर ने बोल दिया कि मुझे इंडिया का सिटीजन बना दो, और बड़े होके मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं बनूं, तो फुल एज में आने के बाद यानी 18 साल का होने के बाद 6 महीने के भीतर मुझे ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं नहीं बनना चाहता, तो मुझे उसकी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये याद रखना है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा है एक पॉइंट, बट इतना नहीं, इतना भी चीज़ें याद रही तो भी चलेगा। बट मैंने आपको बताया कि माइनर था इसलिए आप उनके डिसीजन लेते थे, बड़ा होने के बाद वो खुद के डिसीजन ले सकता है, वो चाहे तो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकता है। देखा जाए तो इंडिया की सिटीजनशिप बड़ा जो व्यक्ति है, जो एडल्ट है, वो कोई भी छोड़ सकता है। आपको आज छोड़नी है, आप जाके छोड़ दीजिए, आप कोई भी ऐसा कर सकते, तो वो कोई पॉइंट नहीं है कहने के लिए, तो वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। बट ये था बाय डिसेंट। अब जो बच्चे बाय डिसेंट बने, उनके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। ये देखो ये वाला, अब रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे आता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चों को बाय रजिस्ट्रेशन भी इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है, बट इसके लिए सबसे पहले आता है PIO। PIO यानी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहना चाहिए। अब आप बोलोगे ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते कौन है? देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो कहलाता है जिसके एंसेस्टर जो थे ये इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे। मैंने क्या बोला? हुआ करते थे, एंसेस्टर, ठीक है। बट आज वो किसी और कंट्री के सिटीजन है। मेरे दादा दादी नाना नानी में से कोई एक इंडिया का सिटीजन हुआ करता था कभी तो भी, या मेरे फादर मदर में से, और आज वो यहाँ के सिटीजन नहीं है, कहीं और के सिटीजन है। बट मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इंडिया से ही तो हुआ है, इसीलिए मैं कहलाऊंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लियर हुआ सबको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? ओके, है ना, याद रखना है। जिनके एंसेस्टर्स इंडिया के नेशनल हुआ करते थे बट प्रेजेंटली वो किसी और देश के सिटीजन या नेशनल हैं, और वो किसी और देश का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। जिसने भी किसी और देश का पासपोर्ट होल्ड किया उसकी सिटीजनशिप गई इंडिया की, आपको पता है, सिंगल सिटीजनशिप इज देयर। अब ऐसे बच्चों के लिए जो PIO है, जो ऑर्डिनरीली इंडिया में, अब PIO की इच्छा होगी भाई देखो अब मेरे पूरे पूर्वज जो है उनके पास इंडिया की किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है। अब यहाँ पे तो सिटीजनशिप थी, है ना, इसीलिए डिसेंट और रजिस्ट्रेशन में ये डिफरेंस है। बट PIO वालों के पास आज नहीं होती है, अब नहीं है। यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं था बाय डिसेंट में, बट यहाँ पे वो लोग हुआ करते थे बट नहीं। और मेरी अचानक से, मैंने जैसे बोला स्वदेश मूवी देख ली और मेरी इच्छा हो गई कि मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊँ, तो मुझे एप्लीकेशन करने के पहले इंडिया में 7 साल रह के दिखाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है या आपके लिए टास्क है कि आप इंडिया में 7 साल बिता के दिखाओ भैया पहले, फिर इंडिया के सिटीजन बनना। ठीक लगता है तो बनो, नहीं तो मत बनो, ऐसा है। तो PIO वालों के लिए इंडिया में 7 साल रह के दिखाना पड़ता है
PIO ऑर्डिनरी रेसिडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, और वो भी कहाँ रहना चाहिए, इंडिया के आउटसाइड वाला होना चाहिए वो व्यक्ति, यानी अनडिवाइडेड इंडिया, यानी वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को छोड़ के कहीं और रह रहा है, उन लोगों के लिए बाय रजिस्ट्रेशन। दूसरा, ये दो पॉइंट आपको यहां क्लियर हो जाते हैं। तीसरा, ये आपने ये सुना होगा कि अगर आप इंडियन सिटीजन के साथ शादी करोगे तो आप इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ऐसे वक्त क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन से शादी करता है वो सिटीजन बन सकता है, जरूर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं बन सकता, बट वो बनने के लिए उसको 7 साल इंडिया में रह के दिखाना पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। मीन्स हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, ये यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर जो भी है माइनर चिल्ड्रन है वो सिटीजन अगर बनना चाहते तो वो भी बन सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, माइनर को भी सिटीजन बनाया जा सकता है उनके फादर और मदर को पूछ के, या जिसकी जो फुल एज में है, यानी हम कहेंगे जो 18 साल के ऊपर है वो भी बन सकता है इस एक्ट के अंडर, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। हाँ, यस। ईयरली आए तो नहीं जाती है ना, वो सिटीजनशिप नहीं जाती, उसके लिए जो टाइम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, सिटीजनशिप जाने का जो टाइम है वो भी आपको बताऊंगा, तो फिर वैसे तो नहीं जाएगी, ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम आगे आते हैं, यस, अगर हम आगे आते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे आपको जो बताया माइनर या फुल एज वाले भी बन सकते हैं, या फिर फुल एज वाला जो है माइनर वाले के लिए तो ठीक है भैया, पता चल गया। फुल एज वाला जो है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज इंडियन, है ना, वो इंडियन हुआ करते थे, ऑर्डिनरी रेसिडिंग इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। अब दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे ये शुरू हो गया, पहला तो ये उन्होंने बोल दिया था कि 7 साल तक इंडिया में रहना, अब वो नया ही लेके आ गए कि अगर आपको बनना है, जो पहले इंडिया में सिटीजन थे आपके पेरेंट्स उस बेसिस पे, तो आपको 12 महीने इंडिया में गुजारने पड़ेंगे, ये रजिस्ट्रेशन करने के पहले 12 महीने आपको गुजारने पड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है यहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहां 12 महीने और वहां 7 साल लिखा था, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? यस, कोई बोल सकता है इस पे? हाँ, मैं ये बोलूंगा कि देखिए यहाँ उन्होंने लिखा था कि अगर आप हो तो आपको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के पहले, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि आपको 12 ही महीने रहना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये और ये वाला पॉइंट? यस, सोचिए थोड़ा सा। ओके, ये है, तो यहाँ पे यस ये भी है, बट इसमें आपको अब मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ मेनली क्या है कि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो फुल एज और कैपेसिटी, जिसके पेरेंट में से कोई एक was either citizen of Indian independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। ये अब फिर से एक चांस आपको, जो मैंने बोला उसमें इंडिपेंडेंट इंडिया में वो रहे हैं, यस, पहले और आखिरी, पहला पॉइंट जो लिखा है वो और ये वाला पॉइंट, इसमें बताइए आपको क्या लगता है, लगाइए आपका दिमाग। हाँ, यस, देवर सिटीजन एंड रेसिडेंट, और फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि पीआईओ जो था, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे इंडिया में 7 साल से, जो सिर्फ रिसाइड कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक इसमें 2-3 डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला डिफरेंस, यस वेरी गुड, आपने जो बोला एकदम बराबर है ना, तो आप बहुत आसपास भी हो उसके। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको ये बताया कि यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पे कि कोई भी एंसेस्टर, पीआईओ यानी कौन, जिसके कोई भी एंसेस्टर कहीं पे तो भी इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे, बट आज वो वहां के सिटीजन नहीं है। ये जो पॉइंट है इसमें याद रखेगा कि जिसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यहां सिर्फ पेरेंट्स, एंसेस्टर में कौन, सिर्फ पेरेंट्स हुआ करते थे इंडिया के सिटीजन, इंडिपेंडेंट मिलने के बाद, ठीक है, कब, इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो यहाँ पे मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपको और भी क्लियर करेगा चीजों को, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम लिख देते हैं,
इंडिपेंडेंट इंडिया। और कौन? और वो है आपके मदर फादर में से कोई एक। तो आपको सिर्फ 12 महीने इंडिया में रहना है एप्लीकेशन करने के पहले। क्लियर हुआ? अभी पीआईओ में कोई भी रेसिडेंस, और यहाँ पे मदर या फादर पेरेंट्स में से कोई एक इंडिपेंडेंट इंडिया की। यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अनडिवाइडेड इंडिया की, डिवाइडेड इंडिया के। क्लियर हुआ डिफरेंस? है ना? तो ऐसा है ये। तो आपको 12 महीने ही गुजारने, ये हो गया। दूसरा 5 इयर्स जो ओसीआई होते हैं उनके लिए 5 साल। अब ओसीआई कौन होते हैं दैट वी विल स्टडी, बट आपको सबसे पहले बता दो कि 5 इयर्स फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई यानी हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं आप ओसीआई को? ओवरसीज, यस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बाहर रहने वाले सिटीजन। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो कल हमें ये चीजें पढ़नी है। एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं, ये आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, दैट वी विल स्टडी। सबसे पहले आपको ये बता दो कि 5 साल जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको सिर्फ 5 साल इंडिया में गुजारने। अगर इंडिया में नहीं गुजारने, कि उसके पास 5 साल से ओसीआई का कार्ड होना चाहिए, ओसीआई कार्ड होल्डर को 5 ईयर्स से होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ओसीआई कार्ड होल्डर ये अगर रजिस्टर होता है और वो 5 साल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो और वो इंडिया में 12 महीने से रह रहा है, तो वो एप्लीकेशन करने के पहले 12 महीने से रह रहा है, तो वो भी सिटीजन बन सकता है। तो ये कुछ चीजें। 7 साल उनके लिए जिनके एंसेस्टर कोई हुआ करते थे, बट पेरेंट्स अगर हुआ करते हैं तो 12 महीने में आपका काम हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे तो बिल्कुल 12 महीने में हो जाएगा। बट अगर मैं वो बोल रहे कि नहीं मेरी दादी हुआ करती थी जो कि इंडिपेंडेंस के पहले थी, ये थी वो थी, तो फिर आप 7 साल रह के दिखाइए। तो आप इंडिया के नहीं, फॉरेन के इंडियन किसी से शादी कर लिया तो 7 साल आपको रह के दिखाना पड़ेगा। ये सब चीजें, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक है तो 12 महीने रहा तो भी चलेगा। अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो 5 साल से आपके पास एक कार्ड है, ओसीआई कार्ड जिसे कहते हैं, वो क्या होता है हम कल पढ़ने वाले हैं। वो अगर है तो आपके पास, तो आप 12 महीने में इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? क्लियर? हाँ, यस यस यस, पूछिए। No. He need to have some ancestors. He need to have some ancestors registered as citizen. Yeah, means who are the citizen of India or who are the national of India. Then and only then he can become the citizen by registration. है ना? So first thing is that he should be PIO, person of Indian origin. Okay. Clear? Yes. आवाज आ रही है आपको? Clear हो गया ये पॉइंट आपको? या कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लीजिए। ओके, सो ये हम आगे आते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये पहला पॉइंट बताया कि पहले पॉइंट में आपको एंसेस्टर होने ही चाहिए। आप डायरेक्टली आके यहाँ पे रह रहे तो आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते। अगर कोई फॉरेनर और वो बनना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं, उसके लिए कुछ और भी चीज़ें रहेंगी जिसके थ्रू वो बन पाएगा। तो वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। उसके लिए अगर होगी तो बाय नेचुरलाइजेशन में हम पढ़ेंगे। हाँ, यस इन द लास्ट पॉइंट। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे हमने ये चीजें देखी। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अनडिवाइडेड में है तो, है ना, तो डिफरेंस पहले और लास्ट पॉइंट में दैट इज ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड फर्स्ट वन में सिर्फ एंसेस्टर और दूसरे में पर्टिकुलर पेरेंट्स। ये है एक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। चलिए, हाँ, तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है आई थिंक सबको। तो क्लियर होने के बाद अब आगे चलेंगे। चलिए आगे, आप बोलते हैं तो यस, है ना? यस किसी की मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है बट नॉट गेटिंग द वॉइस क्लियरली। यस, ओके। सो चलिए आगे चलेंगे। सो आगे चलते वक्त मैं आपको बाय रजिस्ट्रेशन के बाद बोलूंगा बाय नेचुरलाइजेशन। अब आप बोलेंगे जो था बाय रजिस्ट्रेशन वो उनके लिए जो पीआईओ और ये सब थे। अब ये बाय नेचुरलाइजेशन है वो उनके लिए जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है बट उनके पास क्वालिफिकेशन है।
सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि कोई यूएसए का सिटीजन है, उसको इच्छा हो रही कि मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊं, तो उसको अगर इंडिया का सिटीजनशिप होना तो बाय नेचुरलाइजेशन एक्वायर कर सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो बाय नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट है ये उसे ग्रांट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑन एन एप्लीकेशन, है ना, ऑन एन एप्लीकेशन जो उसने दी है, और उसमें उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं। यानी अगर वो सिटीजन बनना चाहता है तो वो पहला पॉइंट तो ये कि वो ऐसे किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहां पे इंडियन सिटीजन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम की कंट्री, वहां पे ये लिखा है उनके लॉ में कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप XYZ कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते। तो हम भी ये बोलेंगे कि XYZ कंट्री के सिटीजन इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते, पहला पॉइंट, है ना। अब एक एक पॉइंट क्लियर करके बताते जाइए। ये क्लियर, नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन। यस यस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए यहां पहले ही आपको पूछ लिया क्योंकि ये जब आपको क्लियर हो गया तब आपको आगे का क्लियर होगा। अब भाई साहब वो यूएसए का सिटीजन था, उसको इंडिया का सिटीजन बनने की इच्छा, और आपको पता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बट अंडरटेक्स टू रिनाउंस, उसने ये बोलना चाहिए कि मैं ये अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई तो मैं मेरे कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस यानी छोड़ दूंगा, तो वो सिटीजन बन सकता है। पावर किसके पास है उसको सिटीजन बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये आपको बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर ही विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ही हैव बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। अब यहां एक याद रखिएगा, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई जॉब मिली है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हम यूएस के कुछ लोगों को जॉब देने वाले, और उसको जॉब मिल गई, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है और उसको इस सर्विस में 12 महीने हो चुके हैं, है ना, तो 12 महीने होने के बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है कि आई वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये यहां पे हो सकता है। अगला ये था जो गवर्नमेंट में जॉब करा। अभी तो आपको पता है फिलहाल ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो ऐसा बोलेगा कि फॉरेनर्स को अलाउ है गवर्नमेंट में जॉब करना, तो ये तो फिलहाल अप्लीकेबल वैसे भी नहीं हो रहा है, बट अगर हो गया कल जाके तो फिर ये बाय नेचुरलाइजेशन वो भी बन सकता है। हाँ 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 हाँ, यस यस, वो बन सकते हैं, बट उसमें बट हाँ बन सकते हैं, बट उसके लिए अगला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन देखो। ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ये कंडीशन ऐसी है कि ये जो 12 महीने एप्लीकेशन वाले बोले हैं, 12 महीने के पहले के जो 11 साल है, 14 साल का देखा जाएगा रिकॉर्ड, 14 साल में से ऐसा प्रूव होना चाहिए कि एटलीस्ट 11 ईयर्स वो इंडिया में रह के गया है, या इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो काम कर रहा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो काम कर रहा है, या आधा इंडिया में रहा है और आधा गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, ये भी चलेगा। कुछ टाइम गवर्नमेंट के साथ काम किया, कुछ टाइम इंडिया में रहा। तो वो जैसा आपने सुना ना कि वो बाहर जो लोगों को लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है वो लोग बन सकते हैं, यस जरूर बन सकते हैं, बट पिछले 14 साल में मैं ये बोलूंगा कि 11 साल तक, पिछले 14 साल से 11 साल तक वो इंडिया के सिटीजन या इंडिया में रिसाइडेड या इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एम्प्लॉयड होने चाहिए थे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस क्लियर। बाकी लोग ओके यस रिपीट कर देंगे। चलो आज के दिन से रिपीट करते हैं। आज चल रहा है 2022 तक कोई एक ए नाम का पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, जो कि हम ले लेते हैं कि यूके का है। अब ये इसकी इच्छा हो गई कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूं भैया इतने टाइम से, मुझे इच्छा है कि मैं यहाँ का सिटीजन बन जाऊं। उसको क्या पूछना पड़ेगा? सबसे पहले आप पिछले 14 साल के रिकॉर्ड्स बताइए अपने। 14 साल यानी 2022 से 14 साल पीछे आ जाइए, कितना ईयर हो जाएगा? चलिए जल्दी फास्ट, ये तो प्लस माइनस है, सीसेट है। 2008 से लेके 2022 तक के रिकॉर्ड हमें दिखाइए। अब वो इस रिकॉर्ड में दिख रहा है कि वो 5 साल इंडिया में रह के गया है, फिर दिख रहा है रिसाइडेड था, उसके बाद दिख रहा है कि वो हम कहेंगे कि जैसे 7 साल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, यानी 5 + 7 कितना हो गया? 12 साल।
यानी पिछले 14 साल में से 12 साल वो इंडिया में रिसाइड था या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ था, तो फिर वो सिटीजन बन सकता है। तो 14 में से कितने, 11 साल, माइनस माइनस भी कर सकते हैं, यानी 2 साल इंडिया में रहा, फिर से चले गया 6 महीने के लिए, 6 महीने का पीरियड माइनस, फिर से इंडिया में 3 साल रहा, 6 महीने के लिए चले गया, 6 महीने का फिर से माइनस, ऐसा माइनस माइनस करके 14 में से 11 साल का टाइम तो भी आना चाहिए इंडिया में रिसाइड होने का उसका, या फिर इंडियन गवर्नमेंट में काम करने का, तभी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है जो फॉरेनर है वो। अब क्लियर हुआ? यस, है ना। तो एक बार सब बता दीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए जो फॉरेनर्स बनना चाह रहे हैं इंडिया के सिटीजन, तो ये बाकी लोगों की भी आवाज मुझे आनी चाहिए यहाँ पे नेचुरलाइजेशन में कि यस यस। चलो अब बताता हूं। हाँ okay, actually it is that like that कि out of that 14 years he have been resided in India for 11 years, means if we resided in India for 2 years, then he again return back to his country for 6 months, so 6 months period will be deducted from that time while calculating 11 years. Clear? हाँ, yes, yeah no, in India minimum you have to stay, and 14 means out of India if you have stayed for, हम कहेंगे कि 3 years, it is okay overall by calculation, 3 years आ रहा है तो ठीक है ना। तो 14 में से 11 years, it is like that, yes। उसके बाद थैंक यू, उसके बाद हम कहेंगे 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल की बात करें तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दिए, टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल। एटलीस्ट उसको एक लैंग्वेज का तो भी नॉलेज होना चाहिए 8th शेड्यूल में, कि इंडिया में रह के करेगा क्या वो नहीं, है ना। ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, ही शुड हैव एडिक्वेट, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज 8th शेड्यूल में से किसी भी लैंग्वेज का। इंटेंट्स टू रिसाइड इन इंडिया, और उसकी इच्छा होनी चाहिए इंडिया में रहने की, जबरदस्ती नहीं है, इंडिया में रहने की इच्छा है, ये तो ऐसी कही जाने वाली चीज है ना, दिस इज वेरी फॉर्मल थिंग्स ये है। तो इसके थ्रू वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। चलो ये नेचुरलाइजेशन आपको क्लियर हुआ, तो यहाँ आपको सबसे पहले बता दूं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन, ये आपको क्लियर है, बिल्कुल अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना क्लियर हो गया तो अब डरने की जरूरत नहीं है। बट इसके साथ मैं कल आपके साथ एक नई चीज डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे 6th नंबर पे, वो होगी आसाम अकॉर्ड वाली, आसाम अकॉर्ड, ये मैं आपको कल बताऊंगा। अभी फिलहाल हम जनरल चीजें पढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, ये 4 क्लियर हो गया, अब ये तो डरने की जरूरत ही नहीं। इंडिया ने, आपको पता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती है, अगर इंडिया किसी भी कंट्री को एक्वायर कर लेता है तो वहां के लोग इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है गोवा, गोवा था पोर्तुगीज के पास, इंडिया में आया, इंडिया के सिटीजन बन गए गोवा के लोग। इंडिया वैसे दमन दीव था, दादरा नगर हवेली था, या फिर हम कहेंगे कि पुदुचेरी था, यहाँ के सिटीजन अपने आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे जैसे जैसे आप लाओ। बट इनकॉर्पोरेशन में हम गोवा ले सकते, दमन दीव ले सकते, दादरा नगर हवेली ले सकते, सिक्किम ले सकते, यानी ये सब को हमने एक्वायर कर लिया और उसके बाद वो लोग इंडिया के सिटीजन बन गए। सो दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बस इसमें इतना याद रखना है। मैंने जैसे बताया पौंडीचेरी और ये सब है, बस इतनी इसमें चीजें होती हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक्विजिशन को यहाँ पे बंद कर दूं, आपकी परमिशन होगी तो मैं लॉस पे जाता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। हाँ या मीन्स, हाँ यस यस, इसका मतलब ये है, नो नो नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। यहाँ हम कह सकते हैं कि फॉरेनर्स से ज्यादा हम ये कहेंगे कि जो लोग इंडियन सिटीजन है बट दे आर हाँ रजिस्ट्रेशन में, यस आपने जो कहा वही, इंडिया के साथ थोड़ा सा रिलेशन है वो वाला, ये जो है इसमें ओरिजिन इंडिया का है ये, है ना। और ये जो है ये टोटली फॉरेनर ही है, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इंडिया के साथ। यस आपने जो पॉइंट बोला इट इज एग्जैक्टली करेक्ट, यस या यस। और ये देखो ये फिफ्थ, दिस वन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। Incorporation of territory means if India acquire any foreign territory, then the citizen of that territory will automatically become the citizen of India. That is why incorporation of foreign territory. Just like India acquired Puducherry, and the people of Puducherry automatically become the citizen of India. Just like that. Okay? Yes. चलिए उसके बाद लॉस वाला बताता हूँ, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब लॉस जो होता है वो 3 तरीके से होता है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, जितनी चीजें बताऊंगा उतनी याद रखनी।
बाय रिनंसिएशन यानी वॉलंटरी जो सरेंडर कर देता है। इफ अ सिटीजन ऑफ फुल एज और कैपेसिटी मेक अ डिक्लेरेशन कि आई वांट टू रिनाउंस द इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज आई वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, देन बाय रिनंसिएशन ही वॉलंटरली कैन सरेंडर हिज इंडियन सिटीजनशिप। आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, खुद से किया। दूसरा, पहला पॉइंट बाय रिनंसिएशन, सेकंड वन इज बाय टर्मिनेशन ऑन गेटिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप। यानी हम ये कहेंगे व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली acquires the citizen of another country's Indian citizenship automatically terminated, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी। एक तो आप खुद सरेंडर कर दीजिए, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर, तो ये इसमें होता है। एंड तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मीनिंग है किसी ने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड एक्वायर की थी, कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखा के, तो उसकी छीन ली जाएगी। पहले में कैंसिल हो जाती है, पहले में आप छोड़ देते हो, दूसरे में टर्मिनेट हो जाती है, तीसरे में छीन ली जाती है। जब आपने फ्रॉड किया, गई सिटीजनशिप, ये पता चला सिटीजनशिप गई। दूसरा, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके डिसलॉयल्टी दिखाई है तो भी आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है बाय योर इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी दिखाई। या फिर हम तीसरा ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि वॉर के वक्त कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वॉर के साथ जो वॉरिंग नेशन है उसके साथ कुछ आपने वेपन्स या किसी भी चीज़ का ट्रेडिंग किया तो भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और वॉर के साथ साथ आप अनलॉफुली ट्रेडिंग कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो इस कंट्री के साथ, तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। अगला हम ये भी कहेंगे कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन से, अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है बाय रजिस्ट्रेशन, ये अच्छे से याद रखिएगा, या फिर आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है बाय नेचुरलाइजेशन, है ना। नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, इन दोनों केस में भी वो आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रहते हो, सिटीजन नहीं रहते। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है। नेचुरलाइजेशन में तो आप पूरे ही फॉरेनर हो, रजिस्ट्रेशन में तो आप फॉरेनर यानी बाहर के सिटीजनशिप आपके पास है, बस इतना है कि आपके कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप रहे हो, इतना ही है। तो ये अगर 2 से आपने एक्वायर की है और आपको पिछले विदिन 5 ईयर्स, 5 साल में, यानी आप एक्वायर करने के बाद 5 साल में आप 2 साल इम्प्रिजन रहे हो, यानी आपको जेल में ही आपने गुजारे हैं 2 साल, तो आपकी छीन ली जाएगी। बोलेंगे अभी तो सिटीजन बनते बराबर जेल में, छीन लो इनकी सिटीजनशिप, है ना। और उसके साथ साथ द सिटीजन हैज बीन, और आखिरी आपको ये भी बता दूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो लास्ट आपको जो मैंने बताया उसमें एक और चीज बता दूं, ये आपको क्लियर हो, 5 में से 2 साल इम्प्रिजन रहे, या फिर सिटीजन ये जो है वो इंडिया के आउटसाइड रहा 7 ईयर्स कंटिन्यूसली। ये आप जो बोल रहे थे ना कि कितना टाइम हर साल रहे तो चलेगा, तो यस जी बिल्कुल चलेगा। बस एक ही बात याद रखनी है कि आपको बिल्कुल भी 7 साल से ज्यादा कंटिन्यूसली इंडिया के बाहर नहीं रहना है। अगर आप इंडिया के बाहर कंटिन्यूसली 7 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह गए तो आपकी सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा बाय डिप्रीवेशन। 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, 7 साल में से एक बार तो भी देश को याद कीजिएगा, इंडिया में आइएगा, नहीं तो आपकी सिटीजनशिप चले गई, समझ जाइएगा। तो क्लियर हो गया आपको लॉस ऑफ सिटीजनशिप सबको, है ना। यस, बहुत इजी है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, है ना। एक तो खुद सरेंडर कर दो, या फिर आपको कैंसिल हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी क्योंकि आपने दूसरे कंट्री के लिए ली। तीसरा ये है कि फ्रॉड एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने डिसलॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाई, फ्रॉड कर लिया, या फिर नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से सिटीजन बन गए और पिछले जैसे बने 5 साल में 2 साल में जेल में रह के आ गए, सिटीजनशिप चले गई। या फिर आपने क्या किया कि आप इंडिया के सिटीजन थे और कंटिन्यूसली 7 साल तक आप इंडिया के बाहर ही रह रहे हो, गए आपकी सिटीजनशिप। तो याद रखिएगा, है ना। तो 7 साल इंडिया को याद करना है, 7 साल में एक बार तो ही। ये हो गया आपका सिटीजनशिप का पूरी तरह से स्टडी। बट इसमें अभी 2 ही चीजें हमें पढ़नी है। वो एक होगी दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड होगी ओसीआई के कार्ड होल्डर को क्या बेनिफिट्स है, तीसरा लिमिटेशंस क्या है, और पीआईओ कौन होते हैं, ये होने के साथ एनआरआई कौन होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ये चीजें हम पढ़ेंगे। आज आपका जो टास्क दिया है मैंने वो ये है कि स्टडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2019, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और